मैं कुछ सुझाव देने का भी प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूं कि हम सभी ये मानते हैं कि भारत जो है वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, मगर एक फैक्ट है जो शायद बहुत से लोगों को ध्यान नहीं रहता होगा। मगर क्यों? अगर आप पूरी दुनिया का नक्शा देखें तो ईस्टर्न यूरोप से लेके आप जापान तक चले जाइए तो केवल 3 ही डेमोक्रेसी हैं, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और जापान एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ऑस्ट्रेलिया इज प्रैक्टिकली एन एक्सटेंशन ऑफ यूरोप। तो इस पूरे पूर्वी गोलार्ध में यदि एकमेव एब्सोल्यूट, वाइब्रेंट एंड कंसिस्टेंट डेमोक्रेसी है तो वो सिर्फ भारत है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। और सिर्फ इतना ही नहीं है सभापति महोदय, आज दुनिया में लोकतंत्र के अंदर सिर्फ 34% जनसंख्या है, जिसमें 17% हम हैं। अर्थात अगर दुनिया में लोकतंत्र है तो उसका सबसे बड़ा स्तंभ आज आधुनिक युग में भी भारत ही है। और इसका आधार कई बार हमारे गुलामी की मानसिकता के प्रभाव से हर चीज का आधार विदेश में ढूंढने का प्रयास करते हैं, और मैं बताना चाहता हूं उसका सबसे बड़ा आधार भारत की धर्म और संस्कृति है। इसके लिए मैं कोट करना चाहता हूं फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट, जिसको ये लोग बहुत महत्व देते हैं। फ्रीडम हाउस ने अपनी एक रिपोर्ट जो 1999-2000 में उसने लिखी, जिसमें फ्रीडम हाउस रिपोर्ट अबाउट द एनुअल सर्वे ऑफ द पॉलिटिकल राइट एंड सिविल लिबर्टीज 1999-2000 ऑन पेज नंबर 10 and 11, वो क्या लिखता, मैं कोट कर रहा हूं, 13 of the 63 countries with the poorest record in terms of political right and civil liberties are predominantly Christians. There is a strong correlation, सर इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। There is a strong correlation between the electoral democracy and Hinduism, and significant number of free and countries which belong to the Buddhist community। और आगे वो लिखता है, सर, the Islamic world remains the most resistant to the spirit of democracy and civil rights। अरे कहना क्या चाहते हो? अर्थात आज भी दुनिया यह मानती है कि सबसे ज्यादा अगर है तो लोकतंत्र का आधार भारत में है, और इसके लिए कोई बाहर से, विदेश से देखने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर को मैं कोट करना चाहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, और कौन सी किताब जिसको ये लोग बहुत ध्यान देते हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, पेज नंबर 234 पे उन्होंने कहा, आई एम टोल्ड दैट सच रिलीजियस प्रिंसिपल्स एज विल बी इन द कमेंसमेंट्स ऑफ द लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। It may not be necessary for you to look for foreign sources and that you can draw such principles from Upanishads। सर ये ध्यान देने की आवश्यकता है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि समानता, बंधुता और स्वतंत्रता के सिद्धांत के लिए पश्चिम में देखने की आवश्यकता नहीं है, वो उपनिषदों में दिखाई पड़ेगा। मगर क्या बताएं सभापति महोदय, आज भी हमारे कुछ नेता जाके लंदन में खड़े होकर गुहार लगाते हैं। रुक, तेरे को बता देती। मान्यवर, वोट का अधिकार एक लंबे संघर्ष के बाद हिंदुस्तान को मिला। अंग्रेजों ने 190 साल तक हिंदुस्तान पर राज किया। उनके खिलाफ हमारे क्रांतिकारियों ने, शहीद आजम भगत सिंह ने कुर्बानी दी, शहीद सुखदेव ने कुर्बानी दी, शहीद राजगुरु ने कुर्बानी दी, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल ने कुर्बानी दी, शहीद खुदीराम बोस ने कुर्बानी दी, शहीद अशफाक उल्लाह ने कुर्बानी दी, शहीद रोशन सिंह ने कुर्बानी दी, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने त्याग और बलिदान से इस देश को आजाद कराया। और जब हमारा मुल्क आजाद हुआ तो भारत के संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा, इस देश में वोट के मामले में सब समान होंगे। राष्ट्रपति के वोट की भी गिनती एक होगी, प्रधानमंत्री के वोट की भी गिनती एक होगी, मुख्यमंत्री के वोट की गिनती भी एक होगी, सांसद विधायक के भी वोट की गिनती एक होगी, और गांव में रहने वाले मजदूर के वोट की गिनती, दलित के वोट की गिनती, पिछड़े समाज के लोगों के वोट की गिनती, आदिवासी के वोट की गिनती एक होगी। आज एसआईआर के जरिए यह जो चर्चा पूरे देश में एक खौफ का माहौल बना हुआ है, क्या वास्तव में एसआईआर के जरिए आप मतदाता सूची को साफ करना चाहते हैं या वोटर को ही साफ करना चाहते हैं? सही पकड़ रहे हैं। आपका मकसद वोटर को साफ करने का है, आपका मकसद वोट चोरी का है, आपका मकसद मतदाताओं की सूची को सही करने का नहीं है। इसलिए यह चिंता है सबको। और दूसरी बात, क्या यह संवैधानिक अधिकार चुनाव आयोग के पास है? मान्यवर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो देश का संविधान लिखा, हालांकि आपको गांधी से भी समस्या है, अंबेडकर से भी समस्या है, आपकी नेता प्रज्ञा ठाकुर तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करती हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सर, देश में जो दिल्ली का जो चुनाव हुआ सर, उस दिल्ली के चुनाव में हमने बार बार शिकायत की चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग चुनाव के दौरान दी गई शिकायतों को गंभीरता से लेने और उसका निस्तारण करने के लिए बना है। दिल्ली के अंदर
जो नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी है, अरविंद केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां पर सर चुनाव शुरू होने से पहले ही 42,000 वोट काट दिए गए। 42,000 वोट काट दिए गए। उसका कोई कारण पता नहीं क्यों काट दिए गए, वो 42,000 वोट काट दिए गए। मान्यवर इसी विधानसभा के क्षेत्र में लोकसभा के चुनाव में जिन मंत्रियों के घर में 3 वोट था, जिन सांसदों के घर में 5 वोट था, वहां किसी के घर में 33 वोट हो गया, किसी के घर में 26 वोट हो गया, किसी के घर में 22 वोट हो गया। और इसका सारा प्रमाण मान्यवर हम लोगों ने चुनाव आयोग को लिख कर दिया। तो आप तो कहते हैं मुसलमान देश की आबादी बढ़ा रहे हैं, आप तो 6-6 महीने में 18-18 साल के बच्चे बढ़ा ले रहे हैं, 33-33 वोट बढ़ा ले रहे हैं। ये कहां से आ रहे हैं? ये कहां से आ रही है? आबादी आपकी कैसे बढ़ रही है? दिल्ली में पूरी तरीके से आपने चुनाव का घपला किया, जिसका हम लोगों ने लिखित शिकायत दी थी। एक ही भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ने 11,000 वोट कटवाने के लिए शाहदरा में एप्लीकेशन दी थी। दिल्ली के अंदर बड़े पैमाने पर वोट काटे गए और चुनाव में खुलेआम गड़बड़ियां की गई। अब बात करते हैं बिहार में। सर, बिहार में आपने अचानक कहा पूरे राज्य का SIR होगा। SIR आपने कराया, करीब 65 लाख वोट काट दिए वहां पे। और मान्यवर, मैं आपके सामने कुछ विधानसभाओं की सूची पढ़ना चाहूंगा। मोतिहारी में 54,000 वोट काट दिया, बीजेपी 13,000 वोट से जीती। गोपालगंज में 66,000 वोट काट दिया, बीजेपी 28,000 वोट से जीती। संजय जी, बरौली में 46,000 वोट काट दिया, बीजेपी 12,000 वोट से जीती। अनमोल में 37,000 वोट काट दिया। मेरा टाइम जा रहा है सर, विषय पर बोलिए। सर, विषय पर बोल रहा हूँ सर। विषय पर सर, ये विषय ऐसे तो फिर बात नहीं हो पाएगी सर, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। आप हमारा टाइम खराब कर रहे हैं। विषय पर बोलिए। नहीं, मेरा सारा समय चला जा रहा है सर। सर, चुनाव की गड़बड़ियों के बारे में नहीं बोलेंगे? संवैधानिक मर्यादा, चुनाव की गड़बड़ियों के बारे में नहीं बोलेंगे? चेयर पर आरोप करेंगे, ये आपको फ्रीडम है। आप कुछ भी कह सकते हैं नियम कायदे के बाहर जाकर के। ठीक है सर, दूसरी बात सर, प्लीज, ईवीएम का इस्तेमाल देश के अंदर शुरू हुआ प्लीज। और जब ईवीएम का इस्तेमाल शुरू हुआ अपनी जगह पे, तो देश में तमाम बहस शुरू हुई। और ईवीएम के ऊपर सबसे पहला किसी ने सवाल उठाया तो उस व्यक्ति का नाम है GVL नरसिम्हा। उन्होंने बाकायदा किताब लिखी है कि लोकतंत्र के ऊपर खतरा है ये ईवीएम। और उसके बारे में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उनकी किताब के प्रशंसा करते हुए और ईवीएम पे सवाल होते हुए, अब इस पे भी समस्या है, इस पे भी, तो उस पे पूरा ईवीएम के ऊपर सबसे पहले इन लोगों ने सवाल उठाया। ईवीएम किन किन देशों में था और कहां कहां बैन हो गया, मैं पढ़ के बता दे रहा हूं। जिन जिन देशों में बैन हो गया, जर्मनी में, नीदरलैंड में, आयरलैंड में, यूके में, फ्रांस में, पुर्तगाल में, इटली में, ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्वे में, कनाडा में, बेल्जियम में, साउथ कोरिया में, इन तमाम देशों में ईवीएम था। ईवीएम बंद हो गया, ईवीएम बंद हो गया। लेकिन मुझे एक मन में शंका होती है जो आपके माध्यम से उधर बैठे हुए लोगों से पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी का आप बहुत गुणगान करते हैं, आप कहते हैं प्रधानमंत्री जी बहुत लोकप्रिय हैं, प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता चमक रही है, वो महामानव हैं, विश्व गुरु हैं। तो ये कौन सी लोकप्रियता है प्रधानमंत्री जी की कि भाई प्रधानमंत्री जी की कौन सी लोकप्रियता है कि ईवीएम से चुनाव कराएंगे तो लोकप्रियता कायम रहेगी, बैलेट से चुनाव कराएंगे तो लोकप्रियता खत्म हो जाएगी? अरे भैया, दोनों में अगर लोकप्रियता कायम है तो बैलेट से चुनाव करा लो, उसमें भी पता चल जाएगा कितने लोकप्रिय है प्रधानमंत्री जी, कितनी लोकप्रिय है भारतीय जनता पार्टी, कितने लोकप्रिय हैं आप लोग, ये आपको पता चल जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।